हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक जो इक्वेशन होती है उनको कैसे सॉल्व करना है। तो उसमें ना देखो, जनरली तो हमें रटना पड़ता है कि भाई 2n+1 पाई कब करेंगे, या एन पाई कब करेंगे, n पाई/2 कब करेंगे। लेकिन मेरा मेरे पास हमेशा पता है आपको कि भैया मैं तो रटवाता नहीं हूँ, ना ही खुद रटता हूँ। तो दो तीन चीजें हैं, उनको सीख लीजिए। आपकी ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपकी स्मूथ हो जाएगी। देखो कैसे। पहला इसमें आता है कि भैया प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। तो मैंने कहा सिंपल है भाई। प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में जो भी सॉल्यूशन आएंगे उनको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन में रखते हैं। बोले ठीक है। अच्छा, जनरल सॉल्यूशन क्यों, सॉरी, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन में आप सारी वैल्यूज लेने की कोशिश करते हो। फॉर एन एग्जांपल, जैसे साइन एक्स का ग्राफ है मेरे पास। तो साइन एक्स का ग्राफ अगर आपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है साइन एक्स इक्वल टू वन का, साइन एक्स इक्वल टू वन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है तो कैसे निकालोगे। बोले सिंपल है, 0 से 2 पाई के बीच में सिर्फ ये 90 डिग्री पर आपका वन होता है। बोले ठीक है। लेकिन अगर आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो आपको एक साइन एक्स इक्वल टू वन लाइन ढूंढ के जितने भी इंटरसेक्शन पॉसिबल हैं उनको लिखना पड़ेगा। अब वो कैसे लिखेंगे। बोले सिंपल है, एक चीज सीखनी है आपको। बोले क्या जी, ये मैंने बता चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ, लेकिन जरूरी है इस वजह से मुझे फिर से बताना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या होता है, 0, ये पाई/2, ये तुम्हारा पाई, ये 3 पाई/2। इसी तरह से दो तीन वैल्यूज और लिखे हैं तो ये 2 पाई, ये तुम्हारा 5 पाई/2, ये तुम्हारा 3 पाई, ये तुम्हारा 7 पाई/2, ये तुम्हारा 4 पाई, ये तुम्हारा 9 पाई/2, ये तुम्हारा 5 पाई, और ये तुम्हारा 11 पाई/2। इस तरीके से ये सारी चीजें चलती जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इसको जनरल, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना उसको हमने जनरल वैल्यूज जनरल सॉल्यूशन देने की कोशिश करी। तो आप यहाँ पर देखो, इसको मैं जनरल वे में कैसे लिखूंगा। भैया ये तो इवन पाई लग रहा है, यानी इसको क्या लिख सकता हूँ भैया, 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्यू होता है शायद, मुझे पता नहीं, आई तो होता ही है, तो मैं इंटीजर आई से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है भैया, ऑड पाई, यानी कि 2n+1 या 2n-1 पाई, वेयर n बिलोंग्स टू आई। अब बोले यार कौन सा यूज करें, 2n+1 यूज करें कि 2n-1 यूज करें। तो मैंने कहा यार सिंपल है, आप जो भी यूज करो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों में 2 पाई का फर्क है। तो जैसे आपने सोल्यूशन दिया कुछ इस तरीके से, 2n+1 पाई प्लस प्लस एक्स। तो यहाँ पर अगर आप 2n-1 पाई प्लस एक्स लिखते तो बात सेम रहती, क्योंकि उसमें 2 पाई का अंतर रहता। अब 2 पाई के अंतर से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि टर्मिनल साइड तुम्हारी सेम रहती है। ठीक है भैया। अच्छा, इसे कैसे लिखेंगे। बोले सिंपल है, इसको हमने देख रखा है, वैसे आप उससे कर सकते हो, एपी के जनरल टर्म कैसे निकालते हो उससे कर सकते हो। लेकिन जिनको डायरेक्ट दिख रहा है कि यहाँ पर कितने का अंतर है भैया, 4 पाई/2 का अंतर है, यानी 4n, तो 4n+1 पाई/2 अगर मैं कर दूं तो किसी को दिक्कत है। अच्छा, मैंने कैसे किया, मैं एपी से नहीं जाता हूँ, मैं, मेरा ये उसूल है कि देखो यहाँ पर 4 पाई/2 बढ़ते जा रहे हैं, यानी 4n पाई/2 की टर्म आएगी। ठीक है भैया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फर्स्ट टर्म है वो तुम्हारी पाई/2 से स्टार्ट हो रही है, इस वजह से 4n पाई/2, 4n पाई/2 प्लस पाई/2 क्या बन गया, 4n+1 पाई/2 बन गया। इसी तरह से यहाँ पर भी देख सकते हो, कैसे देखोगे, 4 का अंतर है,
4 का अंतर है 4 पाई बाई 2 का, तो यहाँ पर 4n पाई बाई 2 आएगा। बोले ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो शुरुआत वाली टर्म है वो 3 पाई बाई 2 के बराबर है, तो या तो आप 3 पाई बाई 2 ऐड कर लो, तो यहाँ से क्या आएगा 4n+3 पाई बाई 2 के बराबर, या फिर आप 4n-1 पाई बाई 2 कर लो। क्यों? क्योंकि इससे पहली वाली टर्म अगर मैं देखूं तो वो -पाई बाई 2 के बराबर आएगी, और ये जो है ये जनरली यूज्ड करा जाता है। क्यों करा जाता है? क्योंकि 4n+1 4n-1। अब यहाँ पर 4n+1 और 4n+3 भी सही होता है, लेकिन ये याद करने में आसान रहता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है, कितनी, कि ये वाली एक्सिस को मैं आज से 2n पाई बोल दूंगा, इसको मैं 2n+1 या 2n-1 पाई बोल दूंगा। ठीक है भैया, इसको क्या बोल दूंगा 4n+1 पाई बाई 2 बोल दूंगा, और इसको 4n-1 पाई बाई 2 बोल दूंगा। ठीक है, इतनी ही चीज है। बोले ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बस थोड़ी सी चीजें याद रखनी है कि आपको टर्म कभी भी कैंसिल नहीं करने हैं। कैंसिल क्यों नहीं करने हैं? जैसे मेरे पास यहाँ पर cos x इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स है, तो अगर मैं टर्म कैंसिल कर दूंगा तो यहाँ से साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स आएगा। अगर मैं टर्म कैंसिल नहीं करूंगा तो cos x sin x माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा, या तो cos x 0 हो जाए या फिर तुम्हारा sin x इक्वल टू cos x हो जाए। तो हमारा ये वाला जो सोल्यूशन था वो इस काटने की वजह से कम हो गया। बोले ठीक है। अच्छा, स्क्वायरिंग क्यों नहीं करनी? स्क्वायरिंग तो सभी को पता है भैया, क्योंकि उससे क्या होता है आपके एक्स्ट्रा टर्म आ जाते हैं। जैसे x इक्वल टू 2 है, ठीक है, अगर मैंने स्क्वायर कर दिया क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहाँ से क्या आएगा x इक्वल टू +-2, यानी कुछ वैल्यू मेरे पास एक्स्ट्रा आ रही है x की स्क्वायरिंग की वजह से। तो स्क्वायरिंग से हमेशा बचना चाहिए और टर्म को कैंसिल नहीं करना चाहिए। ठीक है, बस यही हमें बात याद रखनी है क्वेश्चन करने से पहले। अब स्टार्ट करें। बोले ठीक है। फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाइज बोथ साइन थीटा की वैल्यू -1/2 हो और टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 हो। तो मैंने कहा यार एक सेकंड रुको, साइन थीटा तुम्हारा नेगेटिव है और टेन थीटा तुम्हारा पॉजिटिव है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हारी बात चल रही है। ठीक है भैया। अच्छा, अगर मैं साइन को हटा दूं, क्योंकि साइन से मैंने ये थर्ड क्वाड्रेंट निकाल लिया, साइन को अगर हटा दूं, साइन मतलब ये प्लस और माइनस अगर मैं हटा दूं, तो ये जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी हो जाए कि 1/2 आए, और टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 आए। तो मैंने कहा थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री हो जाए तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती है और टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 होती है। तो मैं कैसे करूंगा भैया, सिंपल है। बोले थर्ड क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल तुम्हारा 30 डिग्री के बराबर है विच इज इक्वल टू पाई/6, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ भैया, ये एंगल है तुम्हारा 2n+1 पाई, तो ये कितना हो जाएगा 2n+1 पाई प्लस पाई/6, ये पूरा एंगल हो जाएगा। यही हमें निकालना था कि भाई जनरल वैल्यू ऑफ थीटा मुझे बता दो, तो सिंपल है, ये तुम्हारा जनरल वैल्यू ऑफ थीटा आ जाता है। ठीक है। अच्छा, कई जने कहेंगे भैया अगर मैं 2n-1 पाई प्लस पाई/6 करता तो मेरा आंसर जो है, यहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर लिख लो, तो मेरा जो आंसर है वो तो मैच नहीं कर रहा है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका इंटीग्रेशन में भी तो ऐसा ही होता है कि कई बार आंसर आपका मैच नहीं करता, लेकिन वो लॉजिकली सही होता है। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखना है भैया, अगर आंसर में तुम्हारे 2 पाई का अंतर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ठीक है भैया, अब आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा विच सेटिस्फाइज आर साइन थीटा इक्वल टू 3 एंड आर की वैल्यू 4 इंटू 1 + साइन थीटा के बराबर। अब यहाँ पर दे रखा है उसने 0 से 2 पाई के बीच में हमें वैल्यूज निकालनी है, तो बोले कैसे करूंगा, बोले सिंपल है, आर की वैल्यू उसमें पुट कर दो, यानी 4 टाइम्स 1 + साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 3, यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा -3 इक्वल टू 0। अब 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12,
यानी 4 साइन स्क्वायर प्लस 6 साइन माइनस 2 साइन माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 साइन कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 2 साइन प्लस 3 और -1 टाइम्स 2 साइन प्लस 3। तो साइन थीटा की वैल्यू या तो थीटा है सॉरी, साइन थीटा की वैल्यू या तो 1/2 हो जाए या -3/2। अब मैंने कहा यार -3/2 तो नहीं हो सकता क्योंकि -1.5 हो जाएगा और साइन थीटा की वैल्यू तो -1 से नीचे जा ही नहीं सकती है। बोले ठीक है। अच्छा साइन थीटा इक्वल टू 1/2 कैसे करेंगे? मैंने कहा दो दो वैल्यूज आएंगी, या तो रेफरेंस एंगल की वैल्यू तो π/6 ही रहेगी, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉसिबल है रेफरेंस एंगल। तो यहाँ पर दो वैल्यूज आ गई, या तो π/6 हो जाए या पाई माइनस π/6 हो जाए तुम्हारा थीटा की वैल्यू, यानी π/6 या फिर 5π/6 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें 0 से 2π के बीच में ही निकालना है। ठीक है भैया। अच्छा if sin a equal to sin b और cos a equal to cos b then find the value of a in terms of b, यानी b की टर्म में a की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने कहा यार सिंपल है, पहले तो sin a माइनस साइन b इक्वल टू 0 कर सकते हैं। बोले कर लो, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 2 साइन a माइनस b/2 इंटू साइन a प्लस b/2 इक्वल टू 0। मैंने कहा यहाँ क्या दे रखा है, एक सेकंड, यहाँ पर कॉस आता है, मैं बार बार भूल जाता हूँ पता नहीं क्यों। हाँ तो कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है भैया? कॉस ए माइनस कॉस बी कितना होता है भैया? -2 साइन ए माइनस b/2 और साइन a प्लस b/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर दोनों को मुझे 0 करना है तो एक मुझे कॉमन टर्म ढूंढनी पड़ेगी जिसको मैं 0 बोल सकता हूँ। तो मैंने कहा सिंपल है यार, साइन ए माइनस बी यहाँ पर भी है और साइन ए माइनस बी यहाँ पर भी है, मतलब अपॉन 2 वाला। तो मैंने कहा यार ये फैक्टर अगर 0 हो जाए तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, यानी कि इसको मैं 0 कर सकता हूँ। बोले ठीक है। अच्छा तो यहाँ से क्या होगा भैया, साइन साइन की वैल्यू 0 कब होती है? साइन की वैल्यू 0 कब होती है? इस पर भी 0 होती है और इस पर भी 0 होती है, यानी 2n पाई पर भी और 2n प्लस 1 पाई पर भी, यानी इवन पाई और ऑड पाई दोनों दोनों पाई पर तुम्हारी वैल्यू 0 है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं कि a माइनस b/2 किसके बराबर हो जाए? n पाई के बराबर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 2n पाई प्लस b के बराबर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सिंपल है, सिंपल था क्वेश्चन। बोले ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 16 sec क्यूब थीटा 12 tan स्क्वायर माइनस 4 sec इज इक्वल टू 9, माइनस पाई से पाई के बीच का इंटरवल दे रखा है। बोले ठीक है, यानी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने कहा यार सारी चीजें सेक में दे रखी हैं तो इसको भी सेक में ले चलो, यानी 16 sec क्यूब माइनस 12 sec स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 sec माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 sec क्यूब माइनस 12 sec स्क्वायर 12 sec स्क्वायर प्लस 12 माइनस 9, यानी कि -4s प्लस 3 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, मतलब इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर कैसे करेंगे? अब यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन है, यानी एक रूट तो हमें सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार जब मैंने सॉल्व करा था तो मुझे दिख गया था, आप जब सॉल्व कर रहे हो तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो मुझे दिख गया था कि भैया सेक की वैल्यू अगर मैं 1/2 पुट कर दूं तो यहाँ पर क्या होगा, 16 इंटू 1/8 यानी 2 के बराबर, माइनस 12 इंटू 1/4 यानी कि 3 के बराबर, यहाँ पर क्या आएगा -2 और यहाँ पर आएगा 3 विच इज इक्वल टू 0। तो यानी सेक की वैल्यू 1/2 यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है, यानी 2 sec -1 यहाँ पर एक फैक्टर बन रहा होगा, 2 sec थीटा -1 यहाँ पर एक फैक्टर बन रहा होगा। तो बोले आप कैसे करेंगे? बोले डिवाइड कर दो। मैंने कहा डिवाइड तो करते ही हैं लेकिन हमें जगह भी तो बचानी है, तो जगह कैसे बचाएंगे? कि बोले 8 sec स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा 16 sec क्यूब माइनस 8 sec स्क्वायर, मुझे -12 sec स्क्वायर चाहिए, यानी -4 sec स्क्वायर अभी और चाहिए। तो वो कैसे लाऊंगा भैया, -2 sec
से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा -4 sec² +2 अब मुझे तो चाहिए था -4 sec और आप दे रहे हो +2 sec, यानी -6 sec मुझे चाहिए होगा। तो बोले अब कैसे करूं? मैंने कहा -3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा तुम्हारा -6s, मतलब -6 sec और ये आ जाएगा +3। तो हमारे पास दोनों फैक्टर हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पर। बोले ठीक है। अब कैसे करूंगा? 2 sec-1 और ये कितना हो जाएगा? 8 3 जा 24 और 6 4 जा 24, यानी 8 sec² -6 sec +4 sec -3 = 0। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 2 sec कॉमन ले लो तो 4 sec -3 +1 4 sec -3। तो आपको दिख गया होगा अब ये sec थीटा की वैल्यू 1/2 आ सकती है, 3/4 आ सकती है या -1/2 आ सकती है। अब आप एक चीज बताओ, ये तुम्हारा 0.5, ये तुम्हारा -0.5 और ये तुम्हारा 0.75। अब sec थीटा की वैल्यू तो या तो 1 से बड़ी होनी चाहिए या -1 से छोटी होनी चाहिए, लेकिन आप तो इन दोनों के बीच की वैल्यूज दे रहे हो, यानी कि sec थीटा की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है इस इक्वेशन में, यानी नो सॉल्यूशन हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर फाइंड द नंबर ऑफ रूट, 0 नंबर ऑफ रूट। ठीक है, तो कोई भी इंटरवल यहाँ पर दे रखा होता मायने नहीं रखता, क्योंकि sec थीटा की वैल्यू इसके बराबर हो ही नहीं सकती है। बोले ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ sin² x माइनस sin x -1 = 0। बोले कैसे करूंगा? मैंने कहा सबको पता है अब तो, x² - x -1 कैसे फैक्टराइज होता है? sin x की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1 ± √5/2। जिनको प्रैक्टिस में है वो डायरेक्ट कर सकते हैं। बोले ठीक है। अब मैंने कहा यार 1 - √5/2 है और 1 + √5/2 है, तो 1 + √5 कितना होता है? 3.2/2, यानी 1.6 के अराउंड। तो sin x की वैल्यू 1 से ऊपर तो हो ही नहीं सकती है, तो इसे हटा दो। अच्छा, 1 - √5/2 कैसे करूंगा? 1 - 2.2 यानी -1.2/2 यानी 0.6 के आसपास, -0.6 के आसपास। तो -0.6 के आसपास तो तुम्हारी वैल्यू हो सकती है, और ये किस में हो सकती है? -2π से 2π के बीच में मुझे निकालना है। तो -2π से 0 एक ले लो इंटरवल, -2π से 0 ले लो, -2π से 0 ले लो। तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम्हारा साइन नेगेटिव होता है, तो 2 रूट तो वहां से आ गए। बोले ठीक है। अब 0 से 2π ले लो, तो 0 से 2π जब मैं लूंगा तो ये आएगा कुछ 0 से 2π, 0 से 2π, फिर से वही, यानी कि एक रोटेशन तो इसने लगाया और एक रोटेशन इसने लगाया, इस वजह से मैंने ये तोड़ा था। तो यहाँ से 2 रूट्स आ जाएंगे और यहाँ से भी 2 रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन। बोले ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? बोले सिंपल है। इफ x belongs to 0 से 2π और y belongs to 0 से 2π, then find the number of distinct ordered pairs x, y satisfying the equation this, कि 9 cos square -6 cos x +1 अगर मैं एक तरफ ले लूं और sec² y -4 sec y +4 एक तरफ ले लूं, तो क्या बन जाएगा? ये 3 cos x -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बनेगा तुम्हारा sec y -2 का होल स्क्वायर = 0। यानी कि अगर मुझे इन दोनों को 0 करना है तो इसको भी 0 करना पड़ेगा और इसको भी 0 करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों की ये मिनिमम वैल्यू होती है, नहीं तो तुम्हें कुछ ना कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। अब जब मैं इसको 0 करूंगा तो cos x की वैल्यू 1/3 के बराबर आएगी और sec y की वैल्यू तुम्हारी 2 के बराबर आएगी। यहाँ से x की 2 वैल्यूज आएंगी। क्यों? क्योंकि 0 से 2π के बीच में cos तुम्हारा पॉजिटिव एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसी तरह से y की भी 2 वैल्यूज आएंगी। तो मैंने क्या किया, एक तरफ ले लो x1 x2 और एक तरफ ले लो y1 y2। तो x, y के
कितने केसेस पॉसिबल हैं? बोले 4 केस। कैसे? x1y1, x1y2, x2y1 और x2y2, यानी टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हो जाएंगे? 4 के बराबर। ठीक है, ठीक है भैया। अच्छा, इफ 2 tan स्क्वायर x माइनस 5 sec x इक्वल टू 1 के बराबर फॉर एग्जैक्टली 7 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू दिस, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n। तो मैंने कहा यार पहले तो सब लोग इक्वेशन ही सॉल्व करेंगे। बोले ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा भैया, sec में ले चलो, यानी 2 sec स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5 sec इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर माइनस 5 sec माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2 3 जा 6 है, तो इसको भी 6 इंटू 1 बना लो। तो ये कितना हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो, तो sec माइनस 3 प्लस 1 टाइम sec माइनस 3। तो sec की वैल्यू या तो 3 के बराबर आ जाए या माइनस 1/2 के बराबर। मैंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, sec x की जो रेंज है उसमें ये वैल्यू आती ही नहीं है। बोले ठीक है, यानी sec x इक्वल टू 3 एक इकलौता हमारे पास आंसर होता है। बोले ठीक है। अब बोल रहा है कि भैया जीरो से स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट करना है और मुझे 7 डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए। तो मैंने कहा 7 डिस्टिंक्ट वैल्यूज कब कब आएंगी? बोले पहली वैल्यू यहाँ आ गई, दूसरी फोर्थ क्वाड्रेंट में, तीसरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, चौथी फोर्थ क्वाड्रेंट में, फिफ्थ वैल्यू आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सिक्स्थ वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेवेंथ वैल्यू आएगी तुम्हारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो तब तक तुम्हारे 3 चक्कर लग गए होंगे, यानी 6 पाई तो तुमने कवर कर ही लिया होगा। अब n की तुम्हें ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, यानी कि जो तुम्हारा 8th रूट है उससे पहले तक मैं चल सकता हूं। तो 8th रूट कब आएगा? इसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। मुझे इससे पहले तक चलना है, यानी कि 6 पाई प्लस 3/2 चल सकता हूँ। ठीक है, 6 पाई प्लस 3/2 और चल सकता हूँ, उसके बाद तो मुझे रूट मिल जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बिलोंग्स टू 0 से 6 पाई प्लस 3 पाई/2 के बराबर, यानी 6 2 या 12 15 पाई/2। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई, 15 के बराबर आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर अगर मिनिमम वैल्यू पूछी होती तो यहाँ पर क्या आंसर आता, 13 आता। ग्रेटेस्ट पूछी है इस वजह से हमें 15 बोलना पड़ा, क्योंकि मिनिमम कैसे होता भैया, मुझे ये कवर और करना है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और कवर कर लेता और मेरा आंसर आ जाता, है ना। लेकिन मुझे क्या करना पड़ा भैया, ये वाला एक्स्ट्रा वैल्यू कवर करना पड़ेगा इस शब्दावली की वजह से। ठीक है, ठीक है भैया। अच्छा, इसको कैसे करें? बोले सिंपल है, 16 की पावर साइन स्क्वायर प्लस 16 अपॉन 16 साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉस स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर के बराबर। बोले ठीक है, यानी 16 की पावर साइन स्क्वायर यानी m ले लो, तो m प्लस 16/m इज इक्वल टू 10 के बराबर, यानी m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब मैंने कहा यार ये तुम्हारा 16 है, तो इसको भी 2 इंटू 8 कर सकते हैं, यानी m की वैल्यू या तो 2 आएगी या फिर 8 के बराबर। अब m तुम्हारा क्या था, 16 की पावर साइन स्क्वायर या फिर 2 की पावर 4 साइन स्क्वायर, यानी कि 4 साइन स्क्वायर की वैल्यू या तो 1 आ जाए या फिर तुम्हारी 3 आ जाए, यानी साइन की वैल्यू या तो प्लस 1/2 या फिर माइनस 1/2 या प्लस रूट 3/2 या माइनस रूट 3/2 आ जाए। अब हमें 0 से 2 पाई के बीच में ये 4 वैल्यूज के लिए साइन को सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है भैया, अगर 1/2 हो तो पाई/6 आ सकती है, प्लस 1/2 और यहाँ पर माइनस। तो प्लस 1/2 के केस में या तो पाई/6 आ जाए या पाई माइनस पाई/6। बोले ठीक है, माइनस 1/2 कब होगा, या तो पाई प्लस पाई/6 हो या फिर तुम्हारा 2 पाई माइनस पाई/6 हो। तो 2 पाई माइनस पाई/6 कितना होगा, 11 पाई/6 के बराबर। ठीक है। अच्छा, रूट 3/2 कब होता है, रूट 3/2 कब होता है, या तो तुम्हारी वैल्यू पाई/3 के बराबर हो या फिर पाई माइनस पाई/3, तो 2 पाई/3 हो गया।
तो -√3/2 कब आएगा, पाई प्लस पाई बाई 3 कर दो या फिर 2 पाई माइनस पाई बाई 3, या तो पाई प्लस पाई बाई 3 कर दो या 2 पाई माइनस पाई बाई 3 कितना हो गया, 5 पाई बाई 3 के बराबर। तो ये 8 सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, इस इक्वेशन के लिए। ठीक है भैया। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। मैंने कहा सिंपल है, e की पावर साइन एक्स को अगर मैं m ले लूं तो क्या हो जाएगा, m-1/m -4 इक्वल टू 0, यानी m² -4m-1 इक्वल टू 0 के बराबर। अच्छा, इसको फैक्टराइज तो नहीं कर सकते, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, धराचार्य फॉर्मूला 16 प्लस 4 आएगा, यानी 20/2 विच इज इक्वल टू 2 ± √5 के बराबर, e की पावर साइन एक्स की वैल्यू। अब मैंने कहा यार e की पावर साइन एक्स, पहले ये देख लो कि कहां से कहां तक जाता है, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि वो सॉल्यूशन इसकी रेंज में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आएगा तो भी मैं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर मुझे यहाँ रेंज लिखी मिल जाती है, जनरल सॉल्यूशन से भी हम निकाल लेते हैं। बोले ठीक है। तो मैंने कहा यार e की पावर साइन एक्स की पहले रेंज बता दो। बोले e की पावर साइन एक्स या तो e की पावर -1 से लेकर e की पावर 1 तक आएगा, यानी 1/e से लेकर e तक। अब मैंने कहा e की वैल्यू कितनी होती है, 2.718 के आसपास। अगर मैं 1/2.718 करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, अगर जरूरत पड़ी तब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, या तो 2 + √5 हो जाए या फिर 2 - √5। मैंने कहा ये तो नेगेटिव वैल्यू आ गई, अब नेगेटिव तो इस रेंज में है ही नहीं। बोले ठीक है, क्योंकि e की पावर साइन एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो तुम्हारा नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। अच्छा, 2 + √5 कितना हो गया, 2 प्लस 2.2 यानी 4.2 के आसपास। अब मैंने कहा यार ये तो तुम्हारा 2.718 तक है, आप दे रहे हो कि भैया e की पावर साइन एक्स 4.2 के आसपास हो जाए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप तो बोल रहे हो कि e की पावर साइन एक्स अपनी रेंज से भी बाहर आ जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, यानी इसके 0 नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ गए, यानी नो सॉल्यूशन बोल दो। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। बोले ठीक है। Find the number of solution of greatest integer function of cos x and mod of sin x equal to 1। अब इसके दो तरीके होते हैं, एक तो सिंपल तरीका क्या है, बोले कोई भी रेंज हो, कोई भी रेंज हो, cos x कहां से कहां तक जाएगा, -1 से लेकर +1 तक जाएगा। तो ये कितनी वैल्यूज रख सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x कितनी वैल्यूज रख सकता है, या तो -1 हो जाए या 0 हो जाए या 1 हो जाए। कब कब होगा, -1 कब होगा, जब -1 से 0 तक मैं वैल्यूज पुट करूंगा x की, वो सॉरी, एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाओ। जब cos x की वैल्यू जब cos x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगी, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x -1 के बराबर होगा। जब cos x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x 0 के बराबर होगा, और जब cos x की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, तब तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर भी तुम्हारा 1 के बराबर हो जाएगा। बोले ठीक है। अच्छा, ये 3 केस आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, अ, 3 केस ले लूंगा, या तो cos x की वैल्यू -1 के बराबर हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, मॉड ऑफ साइन x किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। अब मैंने कहा यार साइन x की वैल्यू तो -1 से 1 है, यानी मॉड साइन x 0 से 1 जाएगा, तो 2 तो नहीं हो सकता। बोले पहले केस का आंसर तो हो ही नहीं सकता। बोले ठीक है। दूसरा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, तो उस केस में क्या होगा भैया, मॉड साइन एक्स की वैल्यू कितने कितने के बराबर आएगी, 1 के बराबर, यानी साइन एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, +1 या -1 के बराबर। अच्छा, x तुम्हारा पाई से 3 पाई के बीच में है, तो यहाँ से मुझे कितने सॉल्यूशन मिल जाएंगे। बोले देखो, पाई पाई से 2 पाई हो गया एंड देन 3 पाई, तो यहाँ से मेरे पास अगर साइन एक्स की वैल्यू 1 है, तो
यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में दो सॉल्यूशन आएंगे एंड साइन एक्स की वैल्यू -1 है, तो पाई से 2 पाई के बीच में, पाई से 2 पाई के बीच में यहाँ पर दो सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से 2 पाई से 3 पाई के बीच में यहाँ पर दो सॉल्यूशन आएंगे और पाई से 2 पाई के बीच में -1 की वैल्यू इधर से आई। अरे अरे यार डायरेक्ट निकाल लो, एक काम करो डायरेक्ट निकाल लो। +1 कब होता है? एक तो पाई एक सेकेंड, हमने गलत कर रहे थे, एक सेकेंड। +1 कब आएगा? +1 कब आएगा? हमारे पास ये पूरा सर्किल है पाई से 3 पाई के बीच में, यानी कि +1 कब आएगा मेरे पास? पाई यहाँ होता है तुम्हारा -1 और यहाँ होता है +1, तो +1 कब आएगा? पाई 2 पाई, 2 पाई प्लस पाई/2 यानी 5 पाई/2 पर, और -1 कब आएगा? पाई, देन उसके बाद 3 पाई/2 पर। तो दो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, 4 नहीं आएंगे, क्योंकि ये एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर लाई कर रही है वैल्यू। ठीक है, तो ये थोड़ा मेरे से गलती हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या हो सकता है? केस 3 हो सकता है कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x किसके बराबर हो जाए? 1 के बराबर हो जाए। तो वो कब होगा? बोले सिंपल है, वो कब होगा? जब मॉड ऑफ साइन एक्स की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। तो मॉड ऑफ साइन एक्स की वैल्यू 0 के बराबर कब कब हो सकती है भैया? कब कब हो सकती है? एक तो पाई पर हो जाएगी, एक तुम्हारा 2 पाई पर हो जाएगी, और एक 3 पाई पर। पाई, 2 पाई और 3 पाई पर। अच्छा, लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x पाई, 2 पाई और 3 पाई तीनों पर 1 के बराबर हो पाएगा? इसमें भी हमें चेक करना चाहिए, लेकिन मैंने डायरेक्टली देख लिया था, क्योंकि ये ऑड पाई आ रहा है यानी cos x की वैल्यू 0 है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 0 ही होगा। तो यानी ये दोनों सॉल्यूशन तो पक्के आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं पाई पुट करूंगा तो ये -1 के बराबर आएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 भी -1 के बराबर, यानी पाई और 3 पाई तुम्हारा -1 आएंगे, और 2 पाई तुम्हारा एक रियल सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके 3 के बराबर आ जाएंगे। एक तो तुम्हारा 5 पाई/2, एक 3/2, सॉरी 3 पाई/2, और एक तुम्हारा 2 पाई के बराबर। पाई और 3 पाई क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पाई और 3 पाई से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x की वैल्यू -1 के बराबर आ रही थी। ठीक है, ठीक है भैया। दूसरा सॉल्यूशन आप ग्राफ से देख सकते हो, कैसे करोगे? हम्म, तो यहाँ पर तुम्हारा पाई एक सेकंड, ये तो साइन एक्स का ग्राफ बना दिया, cos x का तो इस तरीके से होता है। cos x तुम्हारा कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा पाई आता है शायद, हाँ, ये तुम्हारा पाई हो गया, ये तुम्हारा 2 पाई हो जाएगा, और ये तुम्हारा 3 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें सेम ही केस करना पड़ेगा। कैसे? कि जब ये वाली वैल्यूज और तुम्हारी ये वाली वैल्यूज और तुम्हारी ये वाली वैल्यूज जब आएंगी, तब तुम्हारा कॉस कितना हो जाएगा? -1 के बराबर। जब तुम्हारा ऊपर रहेगा तो क्या होगा? प्लस, सॉरी 0 के बराबर। +1 कब आएगा? जब इस पॉइंट पर रहेगा। ठीक है, तो ये करना भी आसान है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं जनरली इससे जाता हूँ वैसे। एक सेकंड, ये वाला नहीं आएगा, 3 पाई तक जा रहे हैं हम, 3 पाई तक जा रहे हैं, तो हमारे पास दो सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो बस मुझे यही बताना था, आगे चलते हैं। ए साइन एक्स प्लस कॉस 2x की वैल्यू 2a-7 के बराबर है, इसका सॉल्यूशन आना चाहिए, तो ए की वैल्यू बताओ। तो मैंने कहा सिंपल है, साइन में ले चलो। ए साइन एक्स प्लस 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2a-7, यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस 2a-8 इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब मैंने कहा यार फैक्टराइजेशन तो नहीं लग रहा है, यानी साइन एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसके बराबर आएगी? ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा तुम्हारा 16 टाइम्स a-4। बोले ठीक है।
डिवाइडेड बाई 2 into 2 के बराबर। अच्छा ये कितना है, ए स्क्वायर माइनस 16a और प्लस 64, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 2 into 8 into a के बराबर, यानी a माइनस 8 का होल स्क्वायर। अच्छा मॉड में हम खोलते हैं लेकिन प्लस माइनस लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मॉड लगाओ चाहे नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, यानी a प्लस माइनस a माइनस 8/4 के बराबर। तो या तो इसकी वैल्यू a प्लस 8 हो जाए, तो मतलब प्लस प्लस a माइनस 8, a प्लस a माइनस 8 हो जाएगा, तो 2a माइनस 8/4 विच इज इक्वल टू a माइनस 4/2 के बराबर। या फिर क्या हो जाएगा, माइनस में जब जब ये खुलेगा तो ये 8/4 विच इज इक्वल टू 2, तो साइन एक्स की वैल्यू तो 2 के बराबर हो ही नहीं सकती है। बोले ठीक है, यानी यही केस पॉसिबल है। अब मुझे पता है कि इसका सॉल्यूशन आना चाहिए, यानी साइन एक्स की वैल्यू अगर आनी चाहिए तो a माइनस 4/2 की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, यानी a माइनस 4 की वैल्यू -2 से 2 के बीच में, और a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 से 4 के बीच में, यहाँ से सॉरी 6 के बीच में यहाँ से आ जाएगी। ठीक है भैया। फाइंड ऑल द पॉसिबल ट्रिपलेट्स a1 a2 a3 such that दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल रियल एक्स। अच्छा यानी a1 प्लस, इसको मैं साइन में ले चलता हूँ, a2 टाइम्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर प्लस a3 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी a1 प्लस a2 प्लस साइन स्क्वायर टाइम्स a3 माइनस 2a2 इज इक्वल टू 0 के बराबर। अच्छा यहाँ पर क्या करेंगे, देखो साइन स्क्वायर की वैल्यू तो रेंज में आएगी, यानी हमारे पास तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स बनेंगे। बोले इससे अच्छा आप क्या करो, इसको आइडेंटिटी ले लो, क्योंकि ये तुम्हारी इक्वेशन फॉर ऑल रियल एक्स के लिए ट्रू है, इसका मतलब इन कोफिशिएंट को मैं 0 कर दूं तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी, यानी ऑल रियल एक्स के लिए ट्रू हो जाएगी। तो इसको जब मैं 0 करूंगा, इसको जब मैं 0 करूंगा तो क्या हो जाएगा, a3 की वैल्यू आएगी +2 के बराबर, और a1 की वैल्यू आएगी माइनस a2 के बराबर। यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास जो ट्रिपलेट बनेगी वो किस तरह से बनेगी, a1 की वैल्यू -a2, a2 की वैल्यू a2 ही है, a3 की वैल्यू 2a2 के बराबर। यानी कि हमारे पास एक, अगर मैं a2 कॉमन ले लूं तो -1 1 और 2 कुछ इस तरीके के वेक्टर्स या इस तरीके के पॉइंट्स हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो यही यही था इसमें कि भैया अगर ऑल रियल एक्स के लिए बोल रहा है तो इसको मैं आइडेंटिटी लेके सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब मैंने कहा यार इसमें अगर 2 cos 2x होता या 1 + cos 2x होता तो मैं आसानी से कर लेता, लेकिन हमारे पास इस तरह की सिचुएशन बन गई है कि मुझे स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो मैंने कहा स्क्वायरिंग करनी ही है तो कर लेते हैं। ये कितना बन जाएगा, 1 + sin 2x यानी 2 sin x cos x ले लूं, तो मैंने कहा यार ये कितना हो जाएगा, 1 + cos 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x। अब 1 + cos 2x किसके बराबर होता है, 2 cos स्क्वायर x के बराबर। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, या तो cos x की वैल्यू 0 हो जाए या फिर cos x की वैल्यू sin x के बराबर हो जाए। तो cos x की वैल्यू 0 कब होगी, या इसको मैं लिख सकता हूँ tan x की वैल्यू 1। तो मैंने कहा यार cos x की वैल्यू 0 कब होगी, पहले ये निकाल लेते हैं। cos x की वैल्यू 0 कब होगी, 0 से पाई के बीच में निकालना है, तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, π/2 के बराबर, सिंपल है। और cos x इक्वल टू साइन x कब होता है, x इक्वल टू π/4 पर। अच्छा मेरे पास दो वैल्यूज तो आ रही हैं, लेकिन मुझे याद रखना चाहिए कि मैंने स्क्वायरिंग करी है, तो ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो रही हैं कि नहीं, ये भी मुझे देखना पड़ेगा। तो इसको जब मैं π/2 रखूंगा तो ये आ जाएगा cos π + 2 यानी -1 + 2 यानी √1 के बराबर। यहाँ पर कितना आएगा, π/2 1 और cos π/2 0 यानी 1 = 1, यानी ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब x = π/4 भी देख देख लेते हैं।
तो cos 2 इंटू पाई बाई फोर विच इज इक्वल टू cos पाई बाई टू, तो ये तो जीरो हो गया यानी √2 के बराबर। ये कितना हो गया 1/√2 प्लस 1/√2 यानी √2 के बराबर। यानी ये दोनों ही वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ये हमारा लक बाई चांस है। ठीक है, तो ये दोनों ही इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए 2 के बराबर आ गए इस रेंज की वजह से। ठीक है भैया। अच्छा, सॉल्व sin 2x इक्वल टू 4 cos x के बराबर कैसे करेंगे? 2 sin x cos x इज इक्वल टू 4 cos x के बराबर। यानी अगर मैं cos x कॉमन ले लूं, 2 cos x कॉमन ले लूं, तो sin x माइनस टू इज इक्वल टू 0। अब मुझे पता है sin x माइनस टू 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि sin x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होती है। तो cos x तुम्हारा 0 हो रहा होगा, यानी x की वैल्यू किसके बराबर आ रही होगी? ऑड पाई बाई टू के बराबर, यानी 2n प्लस 1 पाई बाई टू के बराबर आ रही होगी। सिंपल है, ऑड पाई बाई टू पे cos 0 होता है ना, इस वजह से हमने ये लिख लिया। ठीक है भैया, अब इसे कैसे करेंगे? बोले सिंपल है, tan ऑफ 3x माइनस 2x इक्वल टू 1 के बराबर, यानी tan x की वैल्यू जब 1 हो जाए वो चीज मुझे चाहिए। तो x कितना हो जाएगा यहाँ से? x कितना हो जाएगा? देखो tan x की वैल्यू 1 कब कब होती है? या तो x की वैल्यू पाई बाई फोर हो जाए, या फिर तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन अगर मैं निकालूं, जनरल सॉल्यूशन निकालूं तो या तो 2n पाई प्लस पाई बाई फोर हो जाए, या फिर तुम्हारा 2n प्लस 1 पाई प्लस पाई बाई फोर हो जाए। यानी ओवरऑल किसके बराबर आ जाएगा? n पाई प्लस पाई बाई फोर के बराबर। बोले ठीक है, तो इसको पुट कर देते हैं, n पाई प्लस पाई बाई फोर के बराबर। बोले ठीक है, सिंपल है ना। यहाँ से इवन पाई आ रहा था, यहाँ से ऑड पाई, तो हमने इन जनरल n पाई कर दिया। ये हम पहले भी कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोले ठीक है। अच्छा अच्छा, एक चीज बताओ, यहाँ पर जो देखने की चीज थी वो क्या थी कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला तो लगा लिया, पर हमने डोमेन का भी तो ख्याल रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैं इसमें टेन टू एक्स में ये वैल्यू डालूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? टेन ऑफ 2n पाई प्लस पाई बाई टू के बराबर, विच इज इक्वल टू टेन ऑफ पाई बाई टू, विच इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। अच्छा, ऊपर और नीचे दोनों नॉट डिफाइंड हो जा रहे हैं इस x को पुट करने पर, यानी कि ये वैल्यू उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। 10 तुम्हारा नॉट डिफाइंड आ गया, तो ये तो वैल्यू सेटिस्फाई करी ही नहीं, क्योंकि आपने इक्वेशन ही डिटरमाइन नहीं हो पा रही है। इस यानी x की वैल्यू ये डोमेन सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है 2x की। तो ये हमारे पास क्या आएगा? नो सॉल्यूशन के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा। तो 10 में आप ये चीज ध्यान रखा करो। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, एक तो ये है और एक ये है, तो इनमें भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। कैसे करोगे? 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा कितना होता है? 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब अपॉन साइन थीटा, प्लस ये कितना होता है भैया? कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा, किसके बराबर होता है? 4 कॉस स्क्वायर माइनस 3 के बराबर। बोले ठीक है, ये किसके बराबर आएगा? 4 साइन स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी 4 माइनस थ्री इक्वल टू 1, यानी 1 इक्वल टू 1 के बराबर हमारा आंसर आएगा। यानी थीटा बिलोंग्स टू आर हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि फिर वो डोमेन में सेटिस्फाई नहीं करेगा। यानी थीटा की वैल्यू एन पाई के बराबर नहीं होनी चाहिए, और थीटा की वैल्यू ऑड पाई बाई टू। ये कितना हो जाएगा? इवन पाई बाई टू बोल दो, इसको क्या बोल दो? ऑड पाई बाई टू। यानी इन जनरल थीटा की वैल्यू एन पाई बाई टू के बराबर नहीं होनी चाहिए। साइन थीटा क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास इवन पाई बाई टू ना आ जाए। कॉस थीटा क्या बोल रहा है? ऑड पाई बाई टू ना आ जाए। यानी कि इन जनरल एन पाई बाई टू पर, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस जब जब होंगी तब तुम्हारा या तो साइन 0 हो जाएगा या कॉस 0 हो जाएगा। तो उससे हमें सिर्फ बचना है, तो हमारा आंसर ये इसके बराबर हो जाएगा। अच्छा, इसे कैसे करेंगे? बोले सिंपल है, ये कब होता है?
ये कब होता है? tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c कब होता है? जब a प्लस b प्लस c की वैल्यू n पाई के बराबर हो। इन जनरल की बात करें इस वजह से मैंने n पाई लगाया, नहीं तो मैं पाई लिखता। ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी 0 से पाई दे रखा है तो वो बाद में देख लेंगे। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी n पाई बाई 6 के बराबर। अच्छा 0 से पाई के बीच में कितनी वैल्यू आएंगी? बोले पाई बाई 6 हो जाए, या फिर 2 पाई बाई 6 हो यानी पाई बाई 3 हो जाए, या 3 पाई बाई 6 यानी पाई बाई 2 हो जाए, यानी 4 पाई बाई 6 यानी 2 पाई बाई 3 हो जाए, 5 पाई बाई 6 यानी कुछ नहीं, और 6 पाई बाई 6 यानी पाई। तो 0 से पाई तक मेरे पास 6 वैल्यूज आ रही हैं। लेकिन मैं क्या करूंगा भैया, ये तुम्हारे tan x tan 2x और tan 3x कभी भी तुम्हारे नॉट डिफाइंड ना हो जाए। तो देखो पाई बाई 2 पर तुम्हारा tan x नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, और क्या हो सकता है भैया? पाई बाई 6 पर तुम्हारा tan 3x, पाई बाई 6 पर तुम्हारा tan 3x नॉट डिफाइंड हो रहा है, क्योंकि पाई बाई 2 रखे tan ऑफ 3 टाइम्स पाई बाई 6 कितना हो जाएगा? 3 पाई बाई 2। तो वहां पर cos 0 होता है, इस वजह से tan की वैल्यू नॉट डिफाइंड आ जाएगी, तो ये भी नहीं हो सकता। 5 पाई बाई 6 पर क्या होगा? tan 3x नॉट डिफाइंड बोल जाएगा। अच्छा, और तो कुछ नहीं है, पाई हो सकता है, 2 पाई बाई 3 हो सकता है, और पाई बाई 3 भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन तुम्हारे 3 आ जाएंगे, पाई, पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3 के बराबर आ जाएंगे। तो यहीं पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको इसमें और भी क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि अभी हमारी एक्सरसाइज नहीं हुई है, इलस्ट्रेशन सारे हो गए हैं, एक्सरसाइज अभी नहीं हुई है, तो अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। मैं इस सीरीज को टॉपिक वाइज ले जाऊंगा ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरे को भी मजा आए। मैं चाहता हूँ क्वालिटी देना, क्वांटिटी तो सब देते हैं, क्वालिटी देना चाहता हूँ आपको। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन और कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।